हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कृषि व्यवस्था के बारे में देखते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेजों ने भारत में कृषि व्यवस्था के लिए कुछ नहीं किया और उन्होंने जो कुटीर उद्योग थे उनको भी बर्बाद कर दिया। कुटीर उद्योगों के बर्बाद होने से लोगों की जो निर्भरता थी वो पूरी तरह से कृषि के ऊपर आ गई। इसके साथ साथ जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। जमींदारी व्यवस्था से कृषकों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ। इसके बाद जब हमारा देश आजाद होने वाला था तो जो अंतरिम सरकार बनी उसमें सबसे पहले जो कृषि मंत्री थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो पहले कृषि मंत्री जो बनते हैं वो होते हैं सीडी देशमुख। इस समय जो हमारे देश में जो कृषि का जो स्ट्रक्चर था उसमें जो रोजगार था वो बहुत ज्यादा लोग जो है इसके कृषि के अंतर्गत लगे हुए थे। तो भारत में जो कृषि की स्थिति है वो इस प्रकार से है कि भारत में छोटी जोत जो है बहुत ज्यादा है। 81% जो है लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम वाली है और 55% हमारे यहाँ जो 55% खेती है वो मौसम के ऊपर निर्भर करती है, मतलब कि वहां पर इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी हमारा जो देश है एरेबल लैंड में सबसे ज्यादा है। उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। भारत में जो खेती होती है उसमें 80% हम लोग सीरियल्स उगाते हैं और 20% हम लोग पल्सेस जो है इसमें उगाते हैं। ये जो सीरियल्स हैं इन सीरियल्स में 33% हम लोग राइस और 23% व्हीट का उत्पादन करते हैं और तीसरे नंबर पे आता है शुगर केन। भारत में इसके बाद अगर हम लोग इस रेशियो को देखें कि भारत में जो जीडीपी में रेशियो है वो किस प्रकार से है, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जो जीडीपी में रेशियो था वो बहुत ज्यादा था, 55% के आसपास था। और जो घटते घटते अगर 2015 के बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा जो जीडीपी में रेशियो है वो 14.5% आ गया। धीरे धीरे हमारा जो जीडीपी में एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन कम है क्योंकि बाकी सेक्टर जो है हमारे ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पहले हमारी निर्भरता पूरी की पूरी कृषि पर थी जो कि अब इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर पर आ गई है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें तो रोजगार भी धीरे धीरे जो है घटना शुरू हुआ। अगर हम लोग बात करें 1951 में तो लगभग 70% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे जो कि 2001 में 56% हो गए और 2010 तक 51% हो गए और 2016 में 49% हो गए। इस प्रकार से अब हम जो है 50% से कम रेशियो पर आ चुके हैं जहां पर हमारी जो लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट कृषि में लगे हुए हैं। अगर पूरे विश्व की बात देखी जाए तो बांग्लादेश ऐसी जगह है जहां पर एग्रीकल्चर लेबर जो है वो सबसे ज्यादा है, एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग ज्यादा हैं जो कि 57% है। भारत एक जो है लेबर प्लस इकोनॉमी है जहां पर लेबर्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो आजादी के बाद हमारे यहाँ जब चाइना से हमारा युद्ध हुआ तो हमारे यहाँ काफी भुखमरी भी थी, सूखा पड़ा, अकाल आया। इसमें जो हमें अनुदान मिला जैसे अमेरिका से को काफी खराब क्वालिटी का गेहूं मिला, तो इसके बाद जो हमारे देश की भावनाएं आहत हुई और उसी के साथ आई थी कांग्रेस ग्रास जिसको पार्थेनियम कहा जाता है जो कि आजकल जो एनवायरनमेंट के लिए आतंकवादी है। तो इससे आहत होकर लाल बहादुर शास्त्री ने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की और 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है जिसके जो फादर होते हैं वो होते हैं एम एस स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स आए, फर्टिलाइजर आया, पेस्टिसाइड्स आए, इरिगेशन की व्यवस्था की गई, ट्यूबवेल लगाए गए तो जिससे कि ज्यादा जो है प्रोडक्शन हो सके। इससे
पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब इलाके बहुत ज्यादा लाभान्वित हुए, बहुत सारे इलाके नहीं लाभान्वित हो पाए। मगर कुल मिलाकर हम लोग एग्रीकल्चर की वजह से खाद्यान्न में सरप्लस इकोनॉमी हो गए और हमारा खाद्यान्न ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बढ़ता चला गया। अब हम इंडिपेंडेंट तो हुए ही और साथ ही साथ हम लोग एक्सपोर्टर हो गए। लेकिन इससे बहुत सारी समस्याएं आने लगी। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये इन्होंने हमारे देश में कैंसर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि ये जो वेस्ट को कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं, हार्म करते हैं, किल करते हैं, तो हमारी बॉडी में भी जाते हैं। बायोमैग्निफिकेशन के द्वारा इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ये हमारे शरीर में कैंसर कॉज करते हैं। इससे निपटने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो है जिसमें कि हम लोग किसी प्रकार के फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि ग्रीन मैन्योर या मैन्योर, काऊ डंग से बना हुआ मैन्योर, उसका यूज करेंगे। पेस्टिसाइड की जगह हम लोग जो है पेस्ट के लिए ट्रैप बनाएंगे, गार्ड फसलें लगाएंगे, बहुत सारी ऐसे तरकीबें निकालेंगे जिसमें कि किसी भी केमिकल का यूज, ऐसे केमिकल का यूज ना हो जो कि हमारे शरीर में जाकर के कल को नुकसान पहुंचाए। तो सिक्किम हमारा एक ऐसा राज्य है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट है, और भी राज्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कि वो एक ऑर्गेनिक स्टेट बने। कई प्रकार की फसलें होती हैं, कई प्रकार की क्रॉप्स होती हैं। तो इसमें बहुत सारी मुख्य फसलें हैं, जैसे कवर क्रॉप, जो कि जो पानी का इवेपोरेशन ना हो इसके लिए भी लगा दी जाती हैं, वो जिसमें उड़द, मूंग, मूंगफली, लोबिया, इस तरह की फसलें कवर क्रॉप की तरह यूज की जाती हैं। कंटूर, जब पानी का जल संरक्षण करना होता है, पानी को रोकना होता है, तो इन्हीं तरह की फसलों को लगा दिया जाता है जिससे कि वो उनकी जड़ें जो होती हैं पानी का बहाव को रोक लेती हैं। गार्ड फसलें होती हैं जैसे कि सनफ्लावर हो गया, बर्रे हो गई, ये सारी जो फसलें हैं ये फसलों के किनारे किनारे गार्ड की तरह जो है काम करती हैं। बॉर्डर फसलें भी कहा जाता है। कैश क्रॉप वो क्रॉप्स हैं जिनसे हमें तुरंत कैश प्राप्त हो जाता है, जैसे कि जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, तो ये सब हमारी कैश क्रॉप्स हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स की बात करें तो जब इनका उत्पादन बहुत ज्यादा स्तर पर होने लगता है, बहुत बड़े बड़े इसमें, तो ये हमारी कॉमर्शियल क्रॉप्स हो जाती हैं। इसके अलावा जो एनर्जी क्रॉप्स हैं, ऐसी फसलें जिससे हम लोग एल्कोहल बना रहे हैं, पेट्रोल बना रहे हैं, इथेनॉल बना रहे हैं, ये सब हमारी एनर्जी क्रॉप्स हैं। और एनर्जी कई चीजों से बनाई जा सकती है, गन्ने के सीरे से बनाई जा सकती है, आलू, मक्का, इन सभी चीजों से, जौ से, इन सब से बना सकते हैं हम लोग। इसके बाद इमरजेंसी क्रॉप्स होती हैं। इमरजेंसी क्रॉप्स थोड़े समय के लिए लगा दी जाती हैं, जिसमें कि उर्द, मूंग, लोबिया या प्याज, मूली, इस तरह की फसलें होती हैं, इनको हम लोग इमरजेंसी क्रॉप बोलते हैं। ट्रैप क्रॉप की बात करें तो ट्रैप क्रॉप जो होती हैं कीट पतंगों से बचाने के लिए जो है हम लोग मुख्य फसल के चारों तरफ दूसरी फसल लगा देते हैं, जैसे कि कपास की फसल के चारों तरफ भिंडी लगा दी जाती है। तो इससे क्या होगा, जो पेस्ट है वो कपास को ना नुकसान करके भिंडी के खेतों में चला जाएगा और इससे कपास की जो फसल होती है वो बच जाती है। इस प्रकार के जो क्रॉप होती है क्रॉप, उसको हम लोग ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। बाकी जो हमारी फसलें हैं मुख्यतः 3 भागों में बटी हुई हैं। रबी की फसलें हैं, तो जो रबी की फसलें होती हैं वो हमारी ठंडियों के मौसम में लगाई जाती हैं, गर्मियों में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। इसमें हमारा चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, कुसुम, ये सभी जो फसलें हैं ये हमारी रबी की फसलें कहलाती हैं। खरीफ की फसलों की बात करें तो जो खरीफ की फसलें होती हैं वो जो है बरसात में लगाई जाती हैं और इनको ठंडियों में काट लिया जाता है। इसमें कपास, मूंगफली, जूट, अरहर, सन, ज्वार, मक्का, ये सारी फसलें जो होती हैं ये लगाई जाती है। जायद फसलें वो हैं जबकि ना तो रबी का समय है ना तो खरीफ का समय है, तो गर्मियों में फसलें लगाई जाती हैं, जैसे कि खीरा, तरोई, करेला, भिंडी, इस तरह की जो फसलें होती हैं ये सब जायद की फसलें कही जाती हैं। हम लोग समझते हैं बहुत सारी क्रांतियां हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा भी बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं, जो मुख्य फसलें थी उनके लिए जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। मगर
और भी रेवोल्यूशन हमारे हुए, जिनको जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो था वो हमारा संबंधित था दूध से, दुग्ध क्रांति कही जाती है। इसके अलावा येलो येलो रेवोल्यूशन जो है वो ऑयल सीड से था, तेल के प्रोडक्शन के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो झींगा मछली के उत्पादन के लिए माना जाता है, और मछलियों के उत्पादन के लिए माना जाता है। और झींगा मछलियों के उत्पादन के लिए जो होता है वो पिंक रेवोल्यूशन उसे कहा जाता है। हालांकि प्याज को भी इसी पिंक रेवोल्यूशन में कंसीडर किया जाता है। ब्लैक रेवोल्यूशन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसमें करंज, जट्रोफा, इन सब की खेती की जाती है। ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो उर्वरक से संबंधित है। जो रजत क्रांति है, सिल्वर रेवोल्यूशन है, वो अंडे के उत्पादन से जो है इसका संबंध है। और ब्राउन रेवोल्यूशन जो है बायोमास फर्टिलाइजर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो सब्जियों के उत्पादन और फलों के उत्पादन के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन का जो है प्रयोग किया गया। और एक प्रकार से इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत जो है सन 2000 में की गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जो है इंस्टीट्यूट थे। तो एग्रीकल्चर के लिए शुरुआत में हमारे पास जो है कृषि के अलग से इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। तो सबसे पहले अंग्रेजों के समय में एक इंस्टीट्यूट खोला जाता है जिसका नाम होता है लॉर्ड मेयो के द्वारा 1871 में। इस इंस्टीट्यूट का नाम था एग्रीकल्चर रेवेन्यू कॉमर्स डिपार्टमेंट। और पूसा बिहार में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया, जिसको बाद में इंपीरियल नाम हटाकर इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट 1958 में कर दिया गया। इसके अलावा एक कृषि जो सबसे 1960 में आजादी के बाद स्थापित किया गया, भारतीयों के द्वारा स्थापित किया गया पहला कृषि संस्थान, उसका नाम था पंतनगर जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ था और बाद में ये उत्तराखंड में चला गया। इसके बाद हम लोग समझते हैं पीडीएस के बारे में। तो पीडीएस एक प्रकार से रूरल सेफ्टी नेट है, जो कि फूड सिक्योरिटी के लिए, जो गरीबों की खाद्य सुरक्षा के लिए इसको जाना जाता है। और इसमें जो गरीब परिवार होते हैं उनको ठीक से उनका कम से कम उचित पोषण हो सके, इसके लिए इसमें व्यवस्था की जाती है। इस प्रोग्राम को 1 जून 1997 में बदल करके टारगेटेड पीडीएस में बदल दिया गया, जिसमें जो है 3 प्रकार के कार्ड, एपीएल, बीपीएल टाइप के कार्ड और येलो कार्ड इस तरह के आ गए। इसके बाद देखते हैं कि ये कुछ जो है बॉक्सेस दिए हुए हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, डिफरेंशियल बॉक्स और नंबर बॉक्स। ये क्या है, किस तरह से इनको समझते हैं। तो जब ग्रीन बॉक्स की बात करते हैं, जब सरकार जो है रिसर्च पर, ट्रेनिंग पर और एक्सटेंशन पर पैसा खर्च करती है, तो ये ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आते हैं, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती। ब्लू बॉक्स की बात करते हैं, तो जब सरकार किसी फसल के ऊपर एमएसपी देती है, एमएसपी की घोषणा करती है, तो एमएसपी होती है जो है हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है जो कि किसी भी फसल के लिए उससे कम भुगतान करना जो है गैर कानूनी है। इतने कम से कम उतना जो एमएसपी है उतना मूल्य उस व्यक्ति को, उस जो कृषक है उसको मिलना चाहिए। इसके बाद डिफरेंशियल बॉक्स और नंबर बॉक्स की बात करते हैं। तो डिफरेंशियल बॉक्स जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बनाया जाता है, जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां पर कुछ प्रकार की सब्सिडी और छूट दी जाती हैं, जो डिफरेंशियल बॉक्स के अंतर्गत आती हैं। और नंबर बॉक्स की बात करें तो ये जो होता है ट्रेड को बर्बाद कर देता है, और इसका जो है काफी जो फायदा होता है वो डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं वो अलग अलग तरह से उठा लेते हैं।